व्याकरण के सर्वनाम के बारे में जानकारी पालेंगे। पिछले वीडियो में हम संज्ञा के बारे में पूरी तरह से जानकारी पा चुके थे। आज हम सर्वनाम के बारे में पूरी तरह से जानकारी पालेंगे। चलो तो हम देखते रहेंगे आगे इस वीडियो में सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम का परिभाषा क्या है, उसके उदाहरण क्या है, उसके कितने भेद है, भेद का सारे विवरण आपके सामने पूरी तरह से मैं बताऊंगी। चलो वीडियो देखते रहिए, बने रहिए। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम शब्द किसी वाक्य में व्यक्ति, वस्तु, स्थान, समय आदि के स्थान का बताने के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द होता है। इससे वाक्य का स्वरूप बनाने के लिए आवश्यक होता है। इसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह आज स्कूल नहीं गया, मैंने उसे कल देखा था, यह उसकी किताब है। इस वाक्य में वह आज स्कूल नहीं गया, यहाँ जो वह शब्द आया है इसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। और मैंने उसे कल देखा था, जो मैंने है इस वाक्य में उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। यह उसकी किताब है, इस वाक्य में जो यहाँ कहा गया है उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। इससे भी सरल रूप से अगर हमको सर्वनाम का वाक्य देना है तो संज्ञा के बदले में जो वाक्य या शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे भी हम सर्वनाम बोलकर बहुत सरल से हम आसानी से दे सकते हैं। उसी तरह सर्वनाम के 6 प्रकार के भेद है। एक एक भेदों के बारे में हम जानकारी पालेंगे। पहला यानी प्रथम इसका भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा और चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, और पांचवा भेद है जातिवाचक सर्वनाम, और छठा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो देखेंगे हम एक एक के बारे में। पहला जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसे कहते हैं और उसका उदाहरण क्या है यह हम देखेंगे। जिन सर्वनाम उसे किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं हो पाता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम उसे किसी वस्तु का निश्चय बोध नहीं हो सकता है, नहीं पाते हैं, उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ हम उदाहरण देकर आपको समझाएंगे। देखिए उदाहरण, कोई आया था, कुछ काम हो रहा होगा। अनिश्चय वाक्य में ही इसका हम अर्थ को ढूंढ सकते हैं। कोई आया था, कौन है यहाँ पर हम जान नहीं सकते, अनिश्चय है, कोई भी हो सकता है। उसी तरह कुछ काम कर रहा होगा, कुछ भी काम, यह काम बोलकर निश्चय नहीं होता है, अनिश्चय होता है। इसीलिए हम इस वाक्य को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसी तरह आगे दूसरा सर्वनाम का भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिससे किसी निश्चित वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो निश्चित बोले तो पक्का, पूरी तरह से जो भी वस्तु है उसे हम यही है बोलकर निश्चय रूप से कहते हैं। जिस तरह हम इसके उदाहरण देकर आपको समझाएंगे। यह भूत है, यह मेरी गुड़िया है, यह मेरी किताब है। इस वाक्य में जो यहाँ है बोलकर हम समझाते हैं ना, उसे हम निश्चय यहाँ यही है बोलकर, किताबी है, गुड़िया ही है, भूत ही है बोलकर वस्तु का निश्चय स्थिति का रूप आपको बताते हैं। इसे ही हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।
सर्वनाम का तीसरा विध है यानी तीसरा भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम का अर्थ यह है कि जब हम अपने दोस्तों से किसी तीसरी के बात करते हैं, हम, मैं यानी तुम, वह, जिस तरह इस वाक्य में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष आते हैं, इसे ही हम इस वाक्य को ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो भी उत्तम पुरुष आने दो या मध्यम पुरुष आने दो, अन्य पुरुष आने दो, तीनों तरह के इन माध्यमों को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ज्यादातर इसमें मैं, हम, तुम, आप, वह इस तरह के ही शब्द उपयोग होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे चौथा विध निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का अर्थ यह है जिससे सर्वनाम में निजपन जैसा प्रतीत होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा निजपन बोले तो मेरा, अपने, आप, इस तरह के उदाहरणों को हम निजपन यानी निज जाति के कहते हैं। उदाहरण, वाक्य के उदाहरण हम यहाँ ऐसे ले सकते हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं, अपना, जिस तरह को हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके तो परिभाषा प्रश्नवाचक में ही मिल जाता है। जहाँ प्रश्न पूछने जैसा प्रतीत होता है, ऐसे शब्द को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम क्या पढ़ रही हो, तुम कहाँ रहते हो, कोई भी किस तरह के भी प्रश्न अगर आए तो उस वाक्य को हमें सर्वनाम के पांचवा वेद प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलकर कहना चाहिए। यह बहुत सरल है, सभी को प्रश्न देखते ही यह प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलकर पहचान जाते हैं। सर्वनाम के बारे में आपका कुछ प्रश्न रहा तो आप नीचे कमेंट्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे।